नाज़रीन, गजा से एक बार फिर इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दाग दिए गए हैं। जिस तरह रेजिस्टेंस सामना कर रही है, इसकी कोई तारीख के अंदर जब वो मिसाल नहीं मिलती है। तो इजराइल कह रहा है कि उसने ट्रंप का प्लान लागू कर दिया है, इसके लिए इंप्लीमेंटेशन का आगाज कर दिया गया है, लेकिन ये टोटली एक ऐसा प्लान है जो नाकाम होगा और ये इम्प्रैक्टिकल प्लान है और पूरी दुनिया जो वो इसको रिजेक्ट कर रही है। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं, मैं आपके साथ ये तमाम तफसीलात शेयर करता हूं। उधर यूरोप में जो है वो एक अंदरूनी डिवीजन भी है, अमेरिका के साथ मामलात भी खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। इस वक्त यूरोप के अंदर सबसे बड़ी डिबेट यह है कि रशिया के 200 बिलियन डॉलर जो सबसे मतलब बहुत उसकी अहमियत है, 200 बिलियन डॉलर्स वो जो है वो कन्फिस्केट करके यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएं और उसी के साथ जो वो रशिया के साथ जंग लड़ी जाए। अगर ये होता है तो फिर ये एक मतलब बहुत एक भयानक सूरत हाल वहां पर पैदा हो जाएगी। रशिया ही का पैसा रशिया के खिलाफ, और इसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो। उधर घमसान की लड़ाई जो है वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी है और ट्रंप ने कहा है कि चाइना के साथ वॉर के लिए हम तैयार हैं अगर मामला चाइना के साथ जंग की तरफ जाता है। और ट्रंप ने जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने का ऐलान कर दिया है। चाइना कहीं मिस्टीरियसली खुफिया तौर पर वो बना चुका है, एक आध बार वहां से कुछ परवाजें भी, ऑफिशियली तो नहीं लेकिन इधर उधर खबरें उड़ती उड़ती कि चाइना ये बना चुका है। और ये अमेरिका के लिए बहुत एक ऐसी चीज है कि पहला ऐसा मुल्क आया है जो लीड कर रहा है इनोवेशन के अंदर। तो अभी ट्रंप ने अनाउंस किया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ट्रंप और जजेस का आजकल बहुत ज्यादा मामला जो वहां पर चला हुआ है, और इधर इसराइल के अंदर जो हालात है वहां पर लेबर यूनियंस और बार एसोसिएशंस और उसके अलावा जो बाकी टेक इंडस्ट्री है वो भी खड़ी हो गई है। और उसने कहा कि जंग जो है फिलफौर बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इजराइल के अंदरूनी जो हालात है उसमें ये मजीद डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी खबरें हैं इस वक्त, ताज़ा तरीन मंजरनामे को समझने के लिए आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम ज़ाहिरी तौर पर हालात देखें और अमेरिका के इस वक्त खुली सपोर्ट देखें इस सारे अग्रेशन के लिए जो गजा के अंदर हो रहा है, यमन के ऊपर बहुत ही खौफनाक बमबारी हो रही है, ईरान जंग के खदशात बहुत ज़्यादा हैं, मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडल ईस्ट पहुँच रहे हैं, शाम, लेबनान, जॉर्डन, इसके अलावा इजिप्ट, ये सारे जंग के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। सो देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी, रियल थ्रेट कि ये तमाम के तमाम जंग के अंदर चले जाएं और ईरान के साथ जंग हो जाए और गजा के अंदर एक लंबी जंग चले। और इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप जो है इसराइल के वजह से, इसराइल के ज़रिए असर गजा को लोगों को एक्सपेल करने के लिए, ईरान से जंग करने के लिए, मिडिल ईस्ट सारे को जंग में धकेलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी भी हद तक सपोर्ट और ग्रीन लाइट वो दे सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको हम रूल आउट कर सकेंगे, नहीं ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी पूरी पूरी मौजूद है। लेकिन इस सब के साथ जो इस वक्त जाहिरी हो रहा है, आगे होता हुआ जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है, इस सब के साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं और वो बड़े सॉलिड फैक्टर्स हैं। जब हम उस अंदाज से चीजों को देखते हैं तो इस कंप्लेक्स तरीन मंजरनामे में, बड़े अनसर्टन मंजरनामे के अंदर हम वाज़े इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि अमेरिका जो है ना वो इजराइल के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकता है। अमेरिका ज्यादा देर इस जंग के अंदर, नेतन्याहू की इस जंग के अंदर ज्यादा देर सपोर्ट नहीं कर सकता है। और जो नेतन्याहू के गोल्स हैं वो टोटल उनका जो है वो फेलियर होगा। ये सॉलिड फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, ईरान से जंग की बात की जा रही है, ये सारा हदफ तो इस वक्त ईरान ही को बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए कि ईरान के साथ जंग कैसे होगी? यानी जाहिर तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं और नेतन्याहू जो है वो ईरान के लोगों से खिताब भी कर रहा है और इसके इजराइल और अमेरिका की अगले 3-4 दिनों के अंदर मीटिंग भी होने जा रही है ईरान के हवाले से। यानी सारी चीजें, और लेटर भी भेजा गया है, धमकियां भी हैं कि हमला करेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे। ये सारी चीजें अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि सबसे सॉलिड फैक्टर दूसरी तरफ वाला अगर हम देखते हैं, मुझे बताइए ईरान के साथ जंग कैसे होगी? ईरान के साथ रशिया खड़ा हुआ है। रशिया ने फिर इंडोर्स किया है कि कोई किसी भूल के अंदर ना रहे, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और चाइना कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और थ्रेट ऑफ फोर्स से कोई भी जो है वो बाज रहे, ईरान के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म की फोर्स इस्तेमाल करने से बाज रहे। अब मुझे बताइए कि अमेरिका इस वक्त रशिया के साथ कह रहा है जी दोस्ती होगी, फलाना होगा। इस वक्त अमेरिका और रशिया की जितनी कम्युनिकेशंस हो रही हैं, चाहे वो बजरिया फोन कॉल्स हो रही हैं, चाहे वो थ्रू मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर ईरान डिस्कस हो रहा है। आप जरा अंदाजा करें कि उस तमाम के अंदर ईरान डिस्कस हो रहा है और रशिया कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ट्रंप मतलब ईरान के साथ जंग करेंगे जिसके साथ रशिया खड़ा हुआ है, तो जंग तो अमेरिका की फिर रशिया के साथ हो गई ना। आप देखें कि अमेरिका और रशिया तो आपस में बराह रास्त कभी लड़े नहीं है,
तो जंगें तो इसी तरह से ही होती है ना। तो अब अमेरिका कह रहा है कि हम रशिया से कोई जंग नहीं लड़ेंगे, और यूक्रेन के अंदर भी जो प्रॉक्सी वॉर हमारी जारी है हम उसको पीछे, और रशिया के साथ दोस्ती होगी। और भाई रशिया ईरान के अंदर बैठा हुआ है, और रशिया की सपोर्ट जो बाकी मुल्कों के लिए रही है, ईरान के लिए वो सपोर्ट नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा सपोर्ट है। मतलब प्यूटन ने कब ऐसा हुआ है कि अपने मिलिट्री कमांडर जो है वो उस मुल्क के लिए भेजे। आप देखिए कि सद्दाम हुसैन को भी सोवियत यूनियन की सपोर्ट जब वो हासिल थी। इवन जब इराक और ईरान की जंग हो रही थी तो सोवियत यूनियन किसको सपोर्ट कर रहा था? इराक को सपोर्ट कर रहा था। तो इराक पर हमला हुआ तो रशिया ने भेजे ही अपनी को सपोर्ट, या बाकी मुल्कों के अंदर इस तरह की सपोर्ट भेजी जो ईरान के लिए भेजी है। तो रशिया आगे बैठा हुआ है और अमेरिका कह रहा है कि हम दोस्ती करेंगे, और ना सिर्फ रशिया बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है। ये कैसे, मुझे बताइए कि उनके साथ जब वो जंग कर लेंगे। और फिर ईरान की अपनी ताकत आप देखिए, ईरान जो आज मिलिट्री पावर बन चुका है, और जो आबनाए हुर्मुज़ और गल्फ स्टेट्स नहीं चाहती हैं, और अभी उन्होंने रिसेंटली जो कतर के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बयान दिया कि यहां पर तो तबाही होगी। ठीक है, अब आप देखिए कि प्यूटन की अभी अमीर कतर के साथ कॉल हुई है, और प्यूटन ने क्या कहा है अमीर कतर को, हम गजा में अपना रोल मजीद अदा करने के लिए तैयार है। प्यूटन अमीर कतर को कॉल करके कह रहे हैं कि गजा में हम मजीद अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसी दरमियान अगली बात सुन लीजिए, मैक्रोन जो है वो इजिप्ट आ रहे हैं। फ्रांसीसी सदर जो कि यूरोपीय यूनियन के नए लीडर हैं वो इस वक्त मिस्र आ रहे हैं। और मिस्र क्या करने आ रहे हैं? जो अरब प्लान है जिसके अंदर परमानेंट सीज फायर है, जिसके अंदर कंप्लीट विड्रॉल है, जिसमें गजा की रिकंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसके अंदर फलस्तीनी रियासत की डिक्लेरेशन शामिल है बाकायदा, उस प्लान को सपोर्ट करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही है, और मैक्रोन ने यह कहा है कि हम गजा की रिकंस्ट्रक्शन में पैसे देना चाहते हैं, हम गजा की रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बाकायदा इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे। ये आज का फ्रांस है, ये आज का यूरोप है। ये वही फ्रांस था जिसके बाद ये एरिया था बरतानिया और फ्रांस दोनों के पास था, और दोनों की मदद से ही इजराइल यहां पर आया। और आज वो क्या पोजीशन लेकर खड़े हुए, मिस्र के अंदर आकर कह रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हम शिरकत करेंगे जिसमें फलस्तीनी रियासत का अनाउंसमेंट होनी है आगे चलकर। और अब देखिए कि यूरोप इस वक्त ये देख रहा है कि अगर ट्रंप हमको भी छोड़ चुके हैं और अपने अंदाज में दोस्तियां दुश्मनियां सारा कुछ कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों ना जाकर दुनिया से अपने अंदाज के अंदर इंगेज करें। हमारी मिडिल ईस्ट के साथ क्या दुश्मनी है? और अमेरिका की जंगों में आकर हमने इकोनॉमिक लॉस भी किया, और सबसे बड़ा जो लॉस किया, अपना इमेज तबाह कर दिया इस्लामी दुनिया के अंदर। तो हमें क्या जरूरत है? इस्लामी दुनिया तो इन्वेस्ट कर रही है, हमारे सऊदी अरेबिया ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, यूएई और कतर ये सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहां पर। तो हमें क्या जरूरत है इस्लामी दुनिया में अपना इमेज खराब करने की? तो वो अपनी इमेज को रिवाइव करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गजा, जो गजा के साथ खड़ा है दुनिया उसके साथ खड़ी है। दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो गजा से निकल रही है, और आगे दुनिया इसी हिसाब से चलेगी कि कौन किस साइड के ऊपर यहां गजा के मामले के अंदर खड़ा हुआ था। तो फ्रांस यहां पर मैक्रोन आ रहे हैं और इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, और पैसे देने का कह रहे हैं कि हम इसमें बकायदा जब वो एड देंगे और मामला आगे बढ़ाएंगे। अगली बात सुन लीजिए, हमास ने अभी कहा है कि उनसे स्टीव विटकॉफ ने राब्ता कर लिया। अमेरिका ने ग्रीन लाइट दे दी है, जंग हो रही है गजा में। अभी इजराइल ने कुछ घंटे पहले अनाउंस किया कि हमने ट्रंप प्लान जो है वो लागू कर दिया है, और इधर स्टीव विटकॉफ जो है वो हमास के साथ राब्ता कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कहानी है भाई? जब गजा को खत्म ही करना है, जब हमास को खत्म ही करना है, तो स्टीव विटकॉफ साहब आप किस लिए हमास के साथ राब्ता कर रहे हैं? देखिए वहां पर वल्लाह आलम जो भी हुआ है, ट्रंप ने किस तरह से जंग की ग्रीन लाइट दे दी, बिल्कुल ट्रंप को ये जंग शूट नहीं करती, और उसके असरात भी वहां पर आने शुरू हो गए। वल्लाह आलम ये हुआ है कि नेतन्याहू ने कहा, इजरायली लॉबी ने प्रेशर डाला कि 2-4 बम मारेंगे और हमास जो है वो सरेंडर कर जाएगी, पीछे हट जाएगी। ठीक है, और जो डिमांड्स है वो मान लेगी। जैसे ट्रंप है ना, 2-4 ट्वीट दागे, वो ममालिक जो है वो पीछे हट जाते हैं। ये हुआ है, ट्रंप 2-4 ट्वीट करते हैं, वो मुल्क जो है वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाते हैं। तो ट्रंप को लगा कि यहां पर भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन टोटली जो है ना मिसगाइड है। वहां पर सूरत हाल को ना सही समझा नहीं जा रहा कि ये गजा है, ये मिडिल ईस्ट है, ये कोई ऐसा हाउसिंग सोसाइटी का मामला नहीं है, ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव इशू है। और अगर इसके अंदर इस्लामी दुनिया सही मानों के अंदर खड़ी हो गई तो ये इजराइल इसमें इधर कुछ भी नहीं बचना है। तो वो टोटली जो है ना एक मिसगाइड वाली सूरत हाल है, जैसे वो दुनिया के बहुत सारे क्राइसिस को जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस कम्प्लेक्स सिनेरियो के अंदर वो इसको सही अंदाज के अंदर नहीं देख रहे हैं। जो इधर से नेतन्याहू उनको फीड कर रहा है वो उसके मुताबिक जो है वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनकी हमदर्दियां फलस्तीनियों के लिए तो नहीं है, डेफिनेटली इजराइल के लिए हैं। तो नेतन्याहू तो फिर आपको पता है कि ये तो जंगों का सौदागर है, 6 इस्लामी मुल्कों के ऊपर इसने जंगें छिड़वाई हैं। तो यहां पर वल्लाह आलम जो भी हुआ है, जैसे भी ये ग्रीन लाइट दी गई है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि बहुत मुश्किल है,
ट्रंप ज्यादा देर इसमें नहीं आप खुद मुझे बताइए, ट्रंप ये 6 महीने जंग को चला सकता है? एक एक दिन ट्रंप के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। अब अगली बात सुन लीजिए, मैं आपको सॉलिड फैक्टर रख रहा हूं। एक तरफ जाहिरी जंग चल रही है और मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ के सॉलिड फैक्टर जो हमें बता रहे हैं कि इजराइल के गोल्स किसी तौर पर अचीव नहीं होंगे। अब अगली बात सुनिए, यूएई ने अनाउंसमेंट कर दी है, बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी गई है, व्हाइट हाउस ने इसको कंफर्म कर दिया है कि यूएई 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका के अंदर। 1400 बिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुका है 1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 2400 बिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। दुनिया के कितने ममालिक का ये बजट बनता है? 2400 बिलियन डॉलर्स सिर्फ 2 इस्लामी मुल्क जो है वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये जो कुछ हो रहा है ये आगे होने जा रहा है, इसमें तो पूरा रीजन जंग के अंदर ड्रैग होने जा रहा है। मिसाल के तौर पे इसमें लेबनान भी आएगा, इसमें सीरिया भी आएगा, इसमें जॉर्डन भी आएगा, इसमें मिस्र भी आएगा, ये सारे जंग के अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो लेबनान और सीरिया जाएंगे। हम मुझे बताइए, लेबनान को कौन सपोर्ट कर रहा है? सऊदी अरेबिया और यूएई। सीरिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये दोनों मालिक सपोर्ट कर रहे हैं। जॉर्डन और मिस्र तो फिर डेफिनेटली वो इत्तेहाद है, इनको सऊदी अरेबिया, यानी इन चारों मुल्कों के अंदर जो जंग के अंदर सबसे पहले जाएंगे, चारों के अंदर लीडरशिप का रोल किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास, एंड देन फिर यूएई के पास है। ठीक है, तो इन्होंने 2400 बिलियन डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट करने हैं, और उनके जो सारे अहम तरीन इत्तेहादी हैं और उनके बॉर्डर के ममालिक हैं जिसका बरह रास्त असर, यानी अगर जॉर्डन गया जंग के अंदर, अगर सीरिया गया, अगर लेबनान गया, अगर मिस्र गया, तो डायरेक्ट असर सऊदी अरेबिया के ऊपर पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया इनको जंग में भी जाने देगा और जाकर 1 ट्रिलियन इन्वेस्ट भी कर रहा होगा, और जो यूएई है वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट भी कर रहा होगा। यानी आप देखिए कि इधर ट्रंप का प्लान लागू हो जाए, गजा में फलस्तीनी बेदखल हो जाएं, और सऊदी अरेबिया जो 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होगा, यूएई 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा होगा। यहां गजा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए। आप मुझे बताइए, ये कोई बात किसी सेंस के अंदर आती है क्या? इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? तो ट्रंप को गजा चाहिए, ये 2.4 बिलियन डॉलर चाहिए, और ये नहीं कि ट्रंप का कोई प्लान कामयाब हो सकता है, वो ऐसा प्लान है कि जो कामयाब ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, और फिर ये ममालिक जो है वो बड़ी तेजी के साथ चाइना की तरफ मूव करेंगे, और इजराइल की अपनी जो हालत है वो सबके सामने है। तो 2.4 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। तो ट्रंप ये जंग छेड़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, मतलब कोई उसकी पॉसिबिलिटी को, सेंस को समझ आती है कि उन तमाम ममालिक जिनसे पैसे लेने हैं, ठीक है ना, जिनसे पैसे लेने हैं, उन्हीं ममालिक को जंग के अंदर ड्रैग किया जाएगा? क्या ये किसी तौर पर मुमकिन है? और फिर इजराइल के अंदर देखिए, खुद नेतन्याहू वो कितना आइसोलेट हो चुका है, और इजरायली कह रहे हैं कि ये तो जंग हमारे लिए किस तौर पर सूटेबल ही नहीं है। तो देखिए, ये जहां पर सूरत हाल हमें नजर आ रही है, ये बिल्कुल इसकी तरफ भी, इसी डायरेक्शन में भी जा सकती है। ये जंगें आगे फैल भी सकती हैं, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो एस्टीमेट दूसरा हम आपके सामने रख रहे हैं पैरेलल, वो ये है कि इमीडिएट रिवर्सल भी हो सकता है इस सारी सूरत हाल का, यानी इमीडिएट इस पे रिवर्सल। ट्रंप बिल्कुल बैकफुट के ऊपर जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा। वो तो बड़े से बड़े मामले में एक छोटा सा बयान देके, छोटा सा ट्वीट करके वो साइड के ऊपर निकल गया। मतलब एक इतना बड़ा मसला जिसका दुनिया में कोई बहुत बड़ा एक क्राइसिस खड़ा हो जाता है, ट्रंप ने छोटा सा बयान दिया। मतलब इंतहाई गैर संजीदा सूरत हाल। ये नहीं कि भाई अब ये उसने बात कर दिया तो ऐसे ही चलेगी। और फिर आप देखिए, इतनी इमोरल चीज को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता, कितना लंबा चलाया जा सकता है। मतलब अमेरिकी सोसाइटी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। इस वक्त दुनिया में खड़ा तो सिर्फ ट्रंप ही है ना, यूरोप तो नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। ठीक है, अंदर खाते जो बरतानवी फौज कर रही है, जो मर्जी कर रही है, लेकिन ओवरऑल जो बरतानिया की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पीछे हट चुकी है, और बाकी मजीद उनको पीछे हटना पड़ेगा। तो वाजे अगर कोई खड़ा है तो वो ट्रंप खड़ा हुआ है, तो ट्रंप कितनी देर खड़ा होगा? तो इसलिए हमें जो इमीडिएट रिवर्सल जो है वो इस सूरत हाल का भी नजर आ सकता है, कभी भी नजर आ सकता है। और तो बात सिर्फ ये है कि जब भी ये जंग रुकेगी, यानी ये 10 दिन के बाद रुक जाए या ये जंग लंबी चले या जो भी हो, जब भी ये जंग रुकेगी, आप देखेंगे इजराइल इसमें शिकस्त खाएगा, और इजराइल जो है वो ज्यादा कमजोर पोजीशन के अंदर खड़ा होगा। देखिए, एक तरफ वो फार्मूला है फलस्तीनी रियासत का जिसके ऊपर सबका कंसेंसस हो गया है, उसके ऊपर इसराइल ने आकर एग्री करना था, इसराइल ने नहीं किया, इसराइल जंग के अंदर चला गया। इसराइल जब जंग से लौटेगा तो वो प्रपोजल तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सारी दुनिया एग्री कर चुकी है, और इस जंग के अंदर जब वो बाहर आएगा और हमास अपनी जगह पर मौजूद होगी, तो इसराइल और ज्यादा कमजोर पोजीशन के अंदर होगा कि वो रिफ्यूज कर सके इस फार्मूले को। आप देखिए, साथ साथ इस फार्मूले को तो ममालिक आगे बढ़ा रहे हैं,
ममालिक इसको इंडोर्स कर रहे हैं, वो पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं गजा की रिकंस्ट्रक्शन का। तो इसलिए नेतन्याहू का ये जो फैसला है, ये टोटल एक एरोगेंस के ऊपर मबनी है, ये टोटल इस बात के ऊपर मबनी है कि वो इस पुरअमन सोल्यूशन को एग्री नहीं कर सकता। तीसरा रास्ता है कोई नहीं, या ये पुरअमन सोल्यूशन है या फिर हट धर्मी वाली जंग है जो उसने छेड़ी है। तो इसलिए इसमें कोई ना इसराइल की कोई विक्ट्री है ना, मतलब एक बात तो तय है कि अगर इजराइल सोचता है कि वो इस तरह से यहां पर इस रीजन में रह लेगा तो इसका किसी तौर पर सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हमास की जरा कैपेबिलिटी का आप अंदाजा लगाएं, दुनिया याद रखेगी इसको, हमास ने एक बार फिर रॉकेट्स दाग दिए हैं और एश्कलोन के ऊपर इस दफा जो रॉकेट्स दागे गए, एश्कलोन के ऊपर ये पिछले 48 घंटों में थर्ड टाइम जब वो हमास रॉकेट्स दाग रही है इसराइल के ऊपर। यानी जितनी कोई ह्यूमिलिएशन हो सकती है ना, जितनी कोई जिल्लत हो सकती है एक छोटी सी तंजीम जो महकूम लोगों की है, और ये इतनी सो कॉल्ड मोस्ट मॉडर्न आर्मी जो आर्टिलरी और जो है वो टैंक्स और जंगी तारे दुनिया की जदीद तरीन उसके साथ हमलावर हो चुकी है, और वहां से वो अभी भी रॉकेट्स इनके ऊपर फायर कर रहे हैं। मतलब कोई जिल्लत की कोई इंतहा होती है जो, और इनकी ब्रुटैलिटी देखिए, अभी डॉक्टर्स वहां पर शहीद किए हैं इन्होंने। और नई रिपोर्ट ये सामने आई है, फ्रांस ने ये कंफर्म किया है कि यूनाइटेड नेशन के जो लोग जख्मी हुए थे उसमें 2 फ्रेंच सिटीजन हैं और 1 बरतानिया का है। अब ये ममालिक जो है अपने इनके लोग मरना शुरू हो गए वहां पर इसराइल के चक्कर के अंदर। तो भाई ये गवर्नमेंट से वो किस हद तक मजीद इसको डिफेंड करेंगे। इन्होंने इसराइल बनाया, अब भी ये इसराइल के साथ खड़े हैं। ये नहीं कह रहे कि इसराइल खत्म हो जाए, यहां पर सारा फलस्तीन बन जाए, लेकिन इन्हीं मुल्कों ने ही प्लेज किया था कि यहां पर फलस्तीन बनेगा। तो अब 100 साल के बाद दुनिया के डायनामिक्स बदल चुके हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल चुका है, लॉयल्टीज बदल चुकी हैं, नेशनल इंटरेस्ट रीशेप हो रहे हैं। उसमें नेतन्याहू की इस हटधर्मी वाली और किसी बात के ऊपर एग्री ना होना और सिर्फ जंगे छेड़ना, ठीक है, और सिर्फ के मिलिट्री के जोर के ऊपर ये भी कर देंगे वो, और भाई हमास तो हारी नहीं से, ठीक है। तो इस वक्त भी ये क्या कर रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर बमबारी, सिविलियंस के टेंटों के ऊपर बमबारी, 15-16 महीने जो इन्होंने किया। तो ये कोई जंग तो नहीं है, ठीक है, ना इनको ना पहले कोई कामयाबी हुई ना अब होगी। प्यूटन की जो कॉल हुई है उसकी मैं जो स्टेटमेंट आई है आपके सामने रखता हूं। रशियन प्रेसिडेंट एंड अमीर कतर एक्सप्रेस रेडीनेस टू वर्क टू डी-एस्केलेट द सिचुएशन इन गाजा। प्यूटन ने अमीर कतर को कहा है कि हम गाजा में अपना रोल मजीद अदा करने के लिए तैयार हैं और सूरत हाल को डी-एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। यह प्यूटन की कॉल हुई है, बस इतनी सी बात की गई, गाजा डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ममालिक, क्योंकि यहां से भी पैगाम जा रहा है ना रशिया चाइना की तरफ कि आप मजीद जो है प्रेशर डालें। तो प्यूटन कह रहा है कि हम मजीद अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, और साथ प्यूटन का सीरिया को भी मैसेज आया कि मुकम्मल जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है और हर तरह की वो भी आपको देने के लिए तैयार है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, मैं इजराइल के अंदर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूं, जो मुसलसल खाना जंगी की तरफ जा रहा है, और मैं आपको बताऊं कि ऐसे जालिमों का अंजाम यही होता है, ये सबसे बड़ा अंजाम होता है ऐसे जालिमों का। अब आप देखिए इसराइल के अंदर बार काउंसिल्स वो खड़ी हो गई हैं, इसराइल के अंदर लेबर यूनियंस खड़ी हो गई हैं, जो उनकी बाकी टेक इंडस्ट्री है वो खड़ी हो गई है कि इस जंग को रोका जाए, वगरना हम जो है ना इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। नेतन्याहू को हम भी फिर सड़कों के ऊपर निकलेंगे। वो जो शिन बेत वाला मामला चल रहा है और अदालत ने कह दिया कि हटाया नहीं जा सकता, नेतन्याहू कह रहा है कि मैं तो अदालत को नहीं मानूंगा, ठीक है। वो यानी नेतन्याहू और ये बेन गवर, ये सारे जो जालिम है, ये मुकम्मल अपने मुल्क के अंदर भी आइसोलेट हो चुके हैं, टोटल अनपॉपुलर, यानी इनकी जंग की कोई सपोर्ट वहां पर हासिल इनको नहीं है। मैं 2-4 बयानात मजीद आपके सामने रखता हूं। We will declare a strike in the judiciary if the government violates the court's order, a decision to freeze the dismissal of the Shin Bet chief। अगर कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी बार काउंसिल कह रही है कि हम जो है वो निकलेंगे, और इसमें आप देखिए कि वो शिन बेत को सपोर्ट क्यों कर रही है इजरायली सेटलर्स, और शिन बेत का चीफ जो है वो जंगबंदी की सपोर्ट के अंदर है, यानी कि ये लोग जो असल में निकले हुए हैं वो जंगबंदी के लिए निकले हुए हैं। शिन बेत को वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं उसके चीफ को क्योंकि वो जंगबंदी की बात कर रहा है, और इसलिए नेतन्याहू उसको हटा रहा है। असल में उनके मुजाहरे जंगबंदी के लिए हैं। तो जब वो अब बैठा है तो नेतन्याहू मतलब उसको हटा भी नहीं सकता। ये कैसे मतलब आगे वो जंग चलाएगा और क्या इसमें से अचीवमेंट हासिल कर लेगा, और ये मुजाहरे दिन ब दिन जो बढ़ते चले जा रहे हैं। इजरायली हाईटेक इंडस्ट्री लीडर्स, मतलब हाईटेक इंडस्ट्री के लीडर, उनके बयानात मैं आपके सामने रख रहा हूं। इफ द गवर्नमेंट वायलेट्स द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू फ्रीज द रिमूवल ऑफ शिन बेत चीफ, द मार्केट विल बी पैरालाइज्ड। मतलब एक शिन बेत के चीफ के लिए कभी आपने देखा कि इजराइल के अंदर ऐसी कुछ सूरत हाल हो रही है, और असल में वो शिन बेत के चीफ के लिए नहीं, सीज फायर के लिए हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी मार्केट जो है ना वो पैरालाइज कर देंगे। ये हाईटेक कंपनी की जो यूनियन है वो सामने आ गई है। इजरायली जो फेडरल लेबर यूनियन है उसका जरा बयान देखिए। वी विल नॉट स्टैंड आइडली
बाय while the state is dismantled। आइडियली मतलब बुत बनकर खड़े नहीं रहेंगे। while the state is dismantled, जब हमारी स्टेट टुकड़े टुकड़े हो रही है तो हम खामोशी के साथ बैठे नहीं रहेंगे। एक्स शिन बेट चीफ नेतन्याहू ऑर्डर्ड इलीजिटिमेट एक्ट्स, और नेतन्याहू का ट्वीट आया है, देयर विल बी नो सिविल वॉर एंड द स्टेट ऑफ इजराइल इज अ स्टेट ऑफ लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ फलाना फलाना। ठीक है, और ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि शिन बेट चीफ रहेगा या नहीं रहेगा, और कह रहा है कि सिविल वॉर नहीं होगी। इससे बुनियादी बात इसके बयान से आप ये समझिए कि इसका मतलब खतरा तो उसने माना है ना कि सिविल वॉर का खतरा है, यानी मामलात इस हद तक चले गए कि नेतन्याहू को ट्वीट करना पड़ा कि नहीं सिविल वॉर नहीं होगी। उसके ऊपर बेनी गांट्स का बयान देखिए, यू आर ड्रैगिंग अस इनटू डिवीजन्स, इनसाइटमेंट्स एंड अंडरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ। तुम डिवाइड कर रहे हो नहीं, और तुम खाना जंगी की तरफ जब लेकर जा रहे हो। ठीक है, और नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं खाना जंगी नहीं होगी। यानी आप उसके बयान से सिर्फ इतना अंदाजा लगाइए कि हालात इस हद तक वहां पर पैदा हो गए हैं कि नेतन्याहू को जो है वो बकायदा ट्वीट करना पड़ा है। वहां ट्रंप साहब जो है जजेस के साथ उनका फटा पड़ गया है, और अभी उनका ट्वीट देखिए, नो जज शुड अज्यूम द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट विल ओनली लीड टू क्योस। किसी भी जज को सदर की जो ड्यूटीज है वो नहीं निभानी चाहिए, वगैरह ये क्योस की तरह मामला जाएगा। यानी जो ट्रंप ऑर्डर कर रहे हैं, जो जजेस हैं वो उन फैसलों को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ट्रंप ने उनको धमकी लगाई है कि अगर तुमने सदर बनने की कोशिश की तो यहां पर बड़ा क्योस फैल जाएगा। मतलब अमेरिका के अब अंदर इतने चैलेंजेस हैं कि देखिए, ट्रंप कह रहा है कि मैं ठीक हूं, मैं जुडिशरी के मामले में भी ठीक हूं, मैं पेंटागन के मामले में भी ठीक हूं, मैं हर किसी को निकाल भी सकता हूं, जो मर्जी करूं, मैं ही सबसे ठीक हूं। तो मुझे बताइए कि गजा में बमबारी करवा के वो इस अपने इमेज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट टू गो टू वॉर विद चाइना, बट इफ वी हैव वी आर प्रिपेयर्ड। अगर चाइना के साथ जंग नहीं करना चाहते लेकिन जंग करना पड़ी तो हम तैयार हैं। और फिर उन्होंने कहा कि F-47 सिक्स्थ जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो बनाने का ऐलान कर दिया है ट्रंप ने, लेकिन चाइना ऐसा लगता है, खबरें हैं कि वो बना चुका है। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी डिफीट है कि चाइना इस तरह से पीछे छोड़ गया, क्योंकि पिछले इन तमाम डेकेड्स में देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो लीड कौन कर रहा है, यानी सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन की जो इक्विपमेंट आते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो अमेरिका करता है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वो चाइना से प्रोड्यूस होकर जब सामने आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम अगला बनाएंगे। तो कैसे, मुझे बताइए ना कि जब आप जंगों के अंदर ड्रैग हो जाएंगे तो आप इधर कैसे तवज्जो देंगे। चाइना का तो सारा बजट जो है वो अपनी अपग्रेडेशन के ऊपर और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर लग रहा है, और इनका जो पैसा है वो जंगों के अंदर, और इनर्जीज और सारा फोकस वहां पर अफोर्ड नहीं हो कर सकते किसी तौर पर। यूरोप क्या करेगा, क्या रशिया के साथ जंग में जाएगा, क्या वो सरेंडर कर जाएगा और रशिया की डिमांड्स मान लेगा, या फिर वो फिलहाल के लिए मान जाएगा, दोबारा से जंग करने के लिए तैयारी करेगा। ये बहरहाल अभी वक्त बताएगा। बयानात तो यही आ रहे हैं कि पैसा देंगे, जंग जारी रखेंगे, यूक्रेन से पीछे नहीं हटेंगे, फौजें भेजेंगे, बयानात तो यही आ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, वो ये है कि यूरोप दोबारा कभी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला। यानी कुछ भी यूरोप जो भी करे, एक चीज तो तय है कि वो अमेरिका के ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं करने वाला। इसलिए वो मतलब अब री आर्मामेंट भी कर रहे हैं और अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी जो है वो आगे बूस्ट अप कर रहे हैं। वहीं असला बनेगा, वहीं से यूरोपियंस खरीदेंगे। ठीक है, ये बात तो वहां पर तय हो चुकी है, बाकी जो भी होता है, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारे डिवीजन है। और इस वक्त $200 बिलियन, आखिरी खबर यह है कि इस वक्त $200 बिलियन का बहुत मामला, $200 बिलियन जब सैंक्शन लगी रशिया के ऊपर वो फ्रीज हो गए, और फ्रीज हो गए तो अब क्या करना है उन पैसों का। अगर सैंक्शन हटती हैं तो वापस देना पड़ेंगे। तो ये है कि वो सारे पैसे ये कब्जे में ले लिए जाएं और फिर यूक्रेन को दे दिए जाएं, लेकिन ये देगा कौन, क्योंकि रशिया का पैसा है भाई। ये कोई युगांडा का पैसा तो नहीं है कि आप ले जाएंगे और आपको पूछेगा नहीं भाई, ये रशिया का पैसा है, फिर वो अपने अंदाज में आकर लेगा। तो फ्रंट लाइन के ऊपर कौन आएगा रशिया से लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो देखें भाई, रशिया की पावर है ना, वो साइबर अटैक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकता है, डायरेक्टली भी आकर कुछ कर सकता है। तो कौन फ्रंट लाइन के ऊपर आकर उससे कौन लड़ेगा, कौन ये पैसा जब्त करेगा। तो इसको अब जरा देखिए, बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये पैसा फ्रीज किया, दैट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। मामला भी वहां पर सीरियस है। अगर ये पैसा वो कहते हैं हम ले गए तो फिर ये एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर होगा और ये पोजेस करेगा रिस्क टू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब फिर तो पूरे दुनिया का जो ग्लोबल सिस्टम है वो भी सारा उड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही है ना, दुनिया का पैसा कहीं पड़ा हुआ है और एक निजाम चल रहा है। अब चाइना भी अपना पैसा कौन सा जब वो वहां पर रख के बैठा, $3.7 ट्रिलियन उनके पास हैं, तो वो भी तो यूरोपियन बहुत सारे बैंकों में रखे हुए हैं।
तो वो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही उड़ जाएगा दुनिया का। अब वो फिर वो कह रहे हैं कि दैट रेजेस द रिस्क ऑफ मॉस्कोज रिटेलिएशन, कि मॉस्को जब रिटेलिएट करेगा तो ये बहरहाल वहां पर काफी डिबेट चल रही है। यानी यूरोप के अपने मसाले, अब ये वो यूरोप नहीं है जो कंप्रीहेंसिवली सपोर्ट करेगा इजराइल को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजेगा, डिप्लोमेटिक शील्ड देगा। हालात तेजी के साथ वहां पर भी बदलते चले जा रहे हैं और यूरोप को अब नए इत्तेहादी बनाने हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहाद उनका किसके साथ बनना है? मिडिल ईस्ट के साथ बनना है। सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट उनको इंपैक्ट करता है, ठीक है ना। तो मिडिल ईस्ट में इमेज बेहतर करना है, इस्लामी दुनिया के अंदर इमेज बेहतर करना है, अपनी चीजें कहां पर बेचनी है, कौन से मार्केट उनके लिए सबसे है, मिडिल ईस्ट और इस्लामी दुनिया। तो इसलिए उनको नए इत्तेहादी बनाने हैं, नए फैसले करने हैं, दोबारा से अपना नेशनल इंटरेस्ट को करना है, उन्होंने प्रायोरिटाइज करना है। तो इन्होंने ही प्लेज किया हुआ है कि फलस्तीनी रियासत भी होगी, जो कि आज तक नहीं हुई, तो अब करना पड़ेगा। तो उसमें नेतन्याहू तो कहीं फिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल ये इस वक्त की तफसीलात है, हमने दोनों सिनेरियोस आपके सामने रखे हैं क्योंकि 100% कोई कुछ भी नहीं बता सकता। तो ये दोनों सिनेरियोस हमने आपके सामने रख दी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल 100% तय हैं, वो भी हमने आपके सामने रख दी हैं, और बाकी क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो भी आपके सामने रख दी हैं। आप निराज लगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।